डॉक्टर दीपक नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर मनीष। मैं डॉक्टर दीपक के पास 2008-9 में आया था, जब मेरे लोअर बैक पेन और नेक पेन काफ़ी ज़्यादा था। और एमआरआई स्कैन पे पता चल गया था कि सर्वाइकल स्पाइन की और लोअर बैक की डिस्क स्लिप हो गई हैं। ऑलमोस्ट बेड रेस्ट पे था, प्रोफेशनल कैरियर ब्लीक लग रहा था, फ्यूचर इम्परफेक्ट हो गया था। और मेरे सर्जन फ्रेंड्स ने, मेरे ऑर्थोपेडिशियन फ्रेंड्स ने मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने से मना कर दिया था। आई एम ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सो ऑपरेशन करना मेरा एक प्रोफेशन है, तो वो भी ऐसा लग रहा था कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। तो फिर डॉक्टर दीपक से मुलाकात हुई और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। आज मैं डॉक्टर दीपक से वही प्रश्न फिर से करना चाह रहा हूँ जब मैं इनसे पहली बार मिला था, और मन में बहुत सारी शंकाएं थी। मैं ये समझता हूँ कि वो सारी शंकाएं किसी भी मरीज को होंगी जिसके गर्दन में प्रॉब्लम है, जिसकी लोअर बैक में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में, हम साधारण भाषा में बोले तो उसकी बैकबोन काम नहीं कर रही है, बाहर नहीं उठा रही है, तो नेचुरली वो बेड रेस्ट पे आ गया। तो उसके मन में जो प्रश्न है वो मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। और प्रश्न मेरे बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल काफ़ी ब्लंट होंगे। हाँ, मोस्ट वेलकम। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप क्या टेक्निक्स अपनाते हैं, कौन सी टेक्निक्स अपनाते हैं? जब मेरे को सर्जरी एडवाइस हो गई तो आप किस विश्वास के साथ, या आप क्या विश्वास दिलाते हैं पेशेंट को? डॉक्टर साहब, सर्जरी लगभग सभी केसेस में बच सकती है। अगर हम गर्दन और कमर की स्लिप डिस्क की बात कर रहे हैं, लगभग सभी केसेस में बचने की गुंजाइश होती है। जब भी डिस्क बाहर आती है, मैं मॉडल के साथ आपको ये बात करता हूँ आपके साथ में। ये पीले रंग की जो है ये नर्व है। हम मान लेते हैं कि L4 और L5 है। हम पेडिकल की अगर बात करें तो दोनों के बीच में लगभग 12 mm की दूरी है। तो जो फोरामेन है जिसमें से नर्व ने निकलना है वो 12 mm है। 12 mm के स्पेस में से, या उससे ज्यादा के स्पेस में से, शायद 15, 16, 20 mm भी हुए कुछ लोकेशंस पे, नर्व जो निकल रही है वो तो 5 mm की है। सो 15 mm के स्पेस में से 5 mm की नर्व निकल रही है, उसमें डिस्क ने प्रोट्रूड भी करा है, तो भी आपके पास सफिशिएंट स्पेस होती है कि वहां पे आप सॉफ्ट टिश्यूज के साथ ऐसे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं कि पेन रिलीफ हो जाए, पेशेंट का काम फर्स्ट क्लास चल जाए बिना सर्जरी के। सो पूरी गुंजाइश होती है कि सर्जरी बच सकती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो पहली बात तो यह है कि एमआरआई देखते हैं, उससे पता लग जाता है कितने लेवल पे डिस्क स्लिप हुई है, क्या लेवल है उस प्रोट्रूजन का, पेशेंट को पेन पूरा टांगों में जा रहा है, पेन जाने के साथ उसके क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, और एमआरआई क्या कह रही है। तो उसके बेसिस पे तय हो जाता है कि सर्जरी बच जाएगी क्या, और मोस्टली बच ही जाती है सर्जरी। डॉक्टर दीपक, मेरा प्रश्न एक मरीज होने के नाते ये भी है कि कोई भी मरीज जिसकी गर्दन में दर्द है, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोल देते हैं, या लोअर बैक में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क, लंबर स्लिप डिस्क देते हैं, कितनी देर में वो अपने काम पे वापस जा सकता है अगर आपसे वो अपने ट्रीटमेंट शुरू करवाता है तो? देखिए, सर्वाइकल की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले दिन से रिजल्ट्स दिखते हैं। नॉर्मली लोग 3 दिन से 5 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में अपने काम पे वापस होते हैं। कमर के मरीज की अगर हम बात करें तो केस पे डिपेंड करता है, 5 दिन से लेके और 3 हफ्ते तक कुछ भी उसमें समय लग सकता है। हाँ, उसके बावजूद भी कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं या कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो उनको अपने आप घर पे करते रहना होता है। वो करते रहे अपने आप घर पे, तो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर उनको दोबारा ये प्रॉब्लम आती भी नहीं है। मतलब जो टेक्निक्स, हम एमवाई टेक्निक्स की बात करते हैं, ये टेक्निक्स एक बार आपको सिखा दी तो हमेशा आपके साथ है। क्योंकि कैसा है ना कि जो लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, हमें पता है कि उसने सारा दिन कंप्यूटर पे बैठना ही, काम करना ही है। हम उसको बोलेंगे हर थोड़ी देर में उठिए, आप वॉक करके आइए, आप चक्कर लगाइए, करेगा, पर फिर भी प्रैक्टिकली देखेगा तो स्क्रीन को ही सारा दिन। 8 घंटा देखना तो स्क्रीन ही है।
सो अगर आपका काम ही ऐसा है जो एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बन जाता है कि गर्दन पे जोर पड़ता ही है, बैठने का काम करेंगे तो कमर पे जोर आएगा ही, तो आप ये एक्सरसाइज जो हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे, जो आपको टेक्निक्स यहाँ बताएंगे, जो टूल्स आपको देंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए, वो सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो लाइफ में दोबारा कभी भी अगर ये दिक्कत आए तो आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने आप। सो खुद का भी आप ट्रीटमेंट एक लिमिट तक अपने आप कर पाते हैं अगर कभी दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो। आप अपनी थेरेपी में कुछ झटका थेरेपी भी यूज़ करते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम भी है आप? हम लोग स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हैं झटका थेरेपी के। प्रोबेबली यही एक ऐसी चीज़ है जिसके हम लोग अगेंस्ट हैं, द ओनली थिंग। हम लोग तो बॉडी के मसल्स की बैलेंसिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम नी जॉइंट की बात करें, आप देखेंगे कि नी का केस जब भी आएगा वो बोलेगा जी घुटने में ना अंदर की तरफ दर्द होती है, बाहर दर्द ही नहीं होती। मतलब आप उसका एक्सरे भी देखेंगे नी केस का, सो मीडियल कंपार्टमेंट उसका कोलैप्स हुआ हुआ मिलेगा, लैटरल कंपार्टमेंट में कुछ आता ही नहीं। या बहुत मिनिमल केस ऐसे मिलेंगे जिनमें 5% 10% केस में लैटरल कंपार्टमेंट में कुछ आया, नहीं तो मीडियल कंपार्टमेंट ही होता है जो दबा हुआ होता है, कोलैप्स होता है। तो अगर आप मीडियल साइड की मसल, लेटरल साइड की मसल्स, उनकी सेम एक्सरसाइज करते रहेंगे, सेम टूल्स दोनों तरफ लगाएंगे तो कैसे काम होगा? सो कुछ मसल्स को आपको लेंथन करना है, कुछ मसल को आपको टोन अप करना है ताकि वो बैलेंसिंग बन जाए, अलाइनमेंट वापस आ सके। कुछ मसल्स के साथ आपने उनकी नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर करनी है। सो अलग अलग मसल ग्रुप के साथ अलग अलग काम करना है। सो वो केस टू केस हम लोग तय कर सकते हैं क्या करना है, और उसके लिए फिर हम लोग एक्सरे, एमआरआई और जो जो हमारे क्लिनिकल टेस्ट करने होते हैं वो सब चीज़ें करते हैं। वैसे ये आजकल जो लाइफस्टाइल्स हैं लोगों के या ऑक्यूपेशंस हैं, तो मेरा तो ऑक्यूपेशन ये है कि मैं लॉन्ग सर्जरीज खड़े होके एक पर्टिकुलर पोस्चर में बहुत लंबे समय आगे झुक के, गर्दन आगे झुकी हुई है, कमर आगे ऐसे है और लंबे टाइम तक उसमें लगे हुए हैं, और जब सर्जरी ख़त्म होती है, जब होश खुद का आता है, तो उस वक्त पता चलता है कि गर्दन भी अकड़ गई है और कमर भी अकड़ गई है। ऐसे ही मेरे ख्याल में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इन लोगों के लिए, मुझे तो आपने बता ही दिया है, पर इन जनरल ऐसे मरीजों के लिए क्या उनको सारी उम्र आपके पास आते रहना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, सीखिए और अपने आप करिए। हाँ, जब तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हफ्ता है, 10 दिन है, महीना है, जो भी एक ड्यूरेशन ज़रूरी है, उतने समय के लिए आइए। पेन एक बार कंट्रोल में आ जाए, आपकी नॉर्मल लाइफ रिस्टोर हो जाए, उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेस को, इन टूल्स को, इन प्रैक्टिसेस को, एमआई टेक्निक्स जो है, इनको अपने आप करते रहिए। डेली नहीं करना है, आप डेली करें तो आपकी इच्छा है, ओके। पर रेगुलर करना है, इन द सेंस कि आप हफ्ते में अगर 2 बार भी करते हैं, 1 बार भी करते हैं, जब पूरी तरह ठीक होगा तो आप शायद महीने में भी 1 बार ही करना चाहें, सिर्फ उन चीज़ों को करते रहिए। क्योंकि अगर हमने कमर की डिस्क को डिकम्प्रेस करने के लिए आपको कुछ तरीके बताए हैं, तो आपका काम कंप्यूटर से बैठने का है या आपका काम आगे झुक के कुछ काम करने का है पर्टिकुलर एंगल पे, तो कमर पे आप जोर तो डेली डालते हैं, महीने में 1 बार तो निकालिए उस जोर को, ओके। 15 दिन में 1 बार तो निकालिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने ऑक्यूपेशन में जो मरीज है या कोई भी पर्सन है, लाइफस्टाइल जैसे भी हैं, तो हम कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे खराब करते ही रहते हैं। करेक्ट। आपकी टेक्निक्स ऐसी हैं कि उन जो खराबी हम एक हफ्ते में करी, तो एक ही दिन उसको यूज करके हम रिवर्स कर लेंगे उसको। जी हाँ, इस टाइप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप बहुत घंटे बॉडी को खराब करने पे लगाते हैं और उसके बदले में थोड़ा सा समय भी उसको ठीक करने के लिए दे दें, तो बॉडी का खास ये एक फंक्शन है कि वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में जल्दी वापस आती है हमेशा। सो अगर आपने बॉडी को लेट से महीना भर खराब किया और आपने 5 दिन भी शरीर पे लगा लिए, योर बॉडी इज बैक टू नॉर्मल, अनलेस देयर इज अ मेडिकल कंडीशन, मींस कुछ ऐसा बहुत खराब हो गया हो, नहीं तो बहुत है बॉडी को मेंटेन करने के लिए महीने 5 दिन की एक्सरसाइज। जो मेरी एलोपैथी ट्रेनिंग है उसके हिसाब से स्लिप डिस्क मींस वो डिस्क वर्टिब्रा से, या जिनको हम रीढ़ की हड्डी के मनके बोलते हैं, उनसे बाहर आ जाती है थोड़ी सी जी। और नर्व रूट को टच करती है, जिसके कारण वहां पे सीवियर पेन होता है। राइट। तो क्या इस थेरेपी में ये डिस्क वापस चली जाती है? क्योंकि एलोपैथी में तो बोलते हैं कि सर्जरी करके बढ़ी हुई डिस्क को काट दो, रिलीफ मिल जाएगा जी। पर क्या आपकी टेक्निक में ये डिस्क वहीं पे खत्म हो जाती है या वापस चली जाती है, या क्या होता है? जी, पहली बात तो ये कि सर्जरी बोलते क्यों है, ये बात एक समझना भी ज़रूरी है। बेसिक क्वालिफिकेशन एक सर्जन की MBBS है, उसके बाद वो अपना MS करते हैं, ऑर्थो के सर्जन की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक।
MBBS मीन्स बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी। सर्जरी। सो एक्सपर्टीज दो फील्ड की है, या तो मेडिसिन देंगे आप जाएंगे तो, या सर्जरी कर राय देंगे। ठीक। जब स्टडी मेजर दो चीजों की हुई है, उसी में वो एक्सपर्ट बनेंगे आगे जाके। जब वो अपना MS करेंगे, जब अपना MD करेंगे, जो भी अपनी फर्दर आगे स्टडी करेंगे, या मेडिसिन के एक्सपर्ट हो जाएंगे या सर्जरी के एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक। आप मरीज जाता है डॉक्टर के पास और हमें आके बताता है कि सर मैं ना 3 बड़े बड़े ऑर्थो के सर्जन्स को मिल के आए हैं और सब राय दे रहे हैं सर्जरी की। आप कह रहे हो सर्जरी नहीं होगी, तो उनको ये बताना पड़ता है कि जी आप चाहे 3 अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, पर वो 3 सेम करिकुलम पढ़ते हैं, सेम बुक्स रेफर करते हैं, सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। बहुत अच्छे होंगे डॉक्टर्स, मन से अच्छे होंगे, साफ होंगे, बढ़िया काम करने वाले डॉक्टर्स होंगे, पर उनकी एजुकेशन तो मेडिसिन और सर्जरी है। उसी की राय देंगे ना। बिल्कुल। ना उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा, ना उन्होंने मेडिकल योगा पढ़ा, ना उन्होंने होम्योपैथी पढ़ी, तो वो उस फील्ड की राय ही नहीं दे सकते। उनकी एजुकेशन उस फील्ड की राय देने की नहीं है। ठीक है। सो इसलिए वो अपनी तरफ से बेस्ट बताते हैं। जी देखो, मेरे को आपसे पूरी सिंपैथी है, मैं नहीं चाहता आपकी सर्जरी हो, फिर भी ये मेरे पास सोल्यूशन है आपके पास, आपके लिए। सो पेशेंट को वही सोल्यूशन पहला डॉक्टर देता है, वही सोल्यूशन दूसरा देता है, वही तीसरा देता है। पेशेंट सोचता है कि अब तो दिस इज गॉड्स वर्ड और अब तो सर्जरी होगी। राइट। गलती पेशेंट की है कि वो एलोपैथी में जाता रहा। उसको एलोपैथी का आयुर्वेद भी ट्राई करना चाहिए था, मेडिकल योगा ट्राई करना चाहिए था, होम्योपैथी ट्राई करनी चाहिए थी, और अलग टेक्निक्स ट्राई करनी चाहिए थी, MY टेक्निक्स ट्राई करनी चाहिए उसको। जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर का मतलब एलोपैथिक डॉक्टर से ही समझते हैं लोग बाकियों को डॉक्टर मतलब अच्छा वो भी डॉक्टर हैं ऐसा सोचते हैं, हाँ वो भी तो डॉक्टर हैं। 2008-9 में वापस जाते हैं, जब मैं आपसे पहली बार मिला था, किसी ने मुझे आपके पास भेजा था जी। मेरे मन में तो 100% डाउट्स थे। मैं तो केवल इसलिए आया था कि मुझे किसी ने भेजा था आपके पास। हाँ ठीक है। आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि ठीक हो जाओगे। आपने वाकई वो सही विश्वास दिलवाया था? क्या बोला था आपको? जो बोला था वो सच बोला होगा, मुझे तो याद नहीं 10 साल पहले क्या बोला था, जो बोला था सच बोला आपने होगा। मुझे ये बताया था कि सर्जरी की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप 5-6 दिन में आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी जो आप खा रहे हो। हाँ ऑफ कोर्स उस वक्त मैं स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स खा रहा था। पेन किलर्स खा रहा था तभी उठ के दिल्ली आपके पास आ पाया। ऑल राइट। और कुछ मेडिसिन ऐसी खा रहा था जिसको कोई भी क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर अपने मरीज को देने से पहले 2 बार सोचता है। मेरे ऑर्थोपेडिशियन फ्रेंड्स डॉक्टर्स ने वो भी रिकमेंड कर दी थी कि आपको खानी पड़ेंगी, इतनी कंडीशन बैड थी। एक मेरे न्यूरोसर्जन फ्रेंड ने सर्जरी एडवाइस कर दी थी कि आप ये स्पाइन की सर्जरी आप करवा लीजिए। तो मेरे लिए तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, और फिर ढूंढता हुआ आपके पास आ गया। वही है कि जब दुखी बंदा कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेता है। मुझे आपके ऊपर 1% भी विश्वास नहीं था, पर क्या आपको अपने ऊपर विश्वास था जो भी आप कह रहे थे? 100%। आपको मैंने ये बोला था कि आपकी सर्जरी बच जाएगी। आज 10 साल हो चुके हैं। यस। मेरी बोली हुई बात सच थी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक। आपको बोला था 5-6 दिन में मेडिसिन बंद हो जाएंगी, आपकी मेडिसिन कितने दिन में बंद हुई? 3 दिन में बंद हो गई। सो दूसरी बात भी सच। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या बोला था 10 साल पहले, पर जो बोला होगा सच बोला होगा, ये बात तय है। हाँ, मैं करीब 1 महीने तक ऑपरेशन करने नहीं गया। ऑपरेशन थिएटर में केवल किसी का ऑपरेशन करने नहीं किसी गया। और का ऑपरेशन करने ठीक होने के बाद भी 1 महीने तक नहीं गया, डर के मारे कि फिर से ना हो जाए। हाँ ठीक है। अदरवाइज अगर मैं अभी रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट में देखता हूँ तो मैं 6-7 दिन के बाद तैयार था, मतलब बॉडी ठीक हो चुकी थी। हाँ, सो जो हमारा सिस्टम है वो एक्सेलेंट है, मतलब बेहतरीन तरीका है वो काम करने का, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। मतलब तो बेस्ट है इन द सेंस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स में बेस्ट तरीका ये है। ओके। पर इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि दवाइयाँ छोड़ दो और बाकी सब चीज़ें खराब है, ऐसा हमारी अप्रोच नहीं है। ये आपने भी नोट करी होगी बात। हमने आपकी दवाइयाँ बंद तो करी नहीं, मैंने कहा था कि दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, और वो हो गई क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ रही थी। एग्जैक्टली। तो हमें दवाई बंद करने की जरूरत है नहीं। डॉक्टर जब आपको कोई दवाई देगा, किसी लोअर बैक पेन के मरीज को दवाई देता है, कैल्शियम देगा, विटामिन डी देगा, ये तो फूड सप्लीमेंट्स हैं, इनको तो दवाई के नाम पे हम ना ही गिने तो भी चल सकता है।
उसके बाद बची मसल रिलैक्सेंट्स, पेन ब्लॉकर्स, एंटासिड। यस। सो मसल रिलैक्सेंट 5 दिन के लिए देगा, 7 दिन के लिए देगा, फिर तो बंद होनी ही है, हमें बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंटासिड तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि दवाइयों से गर्मी होती है, दवाइयों तो से तेजाब बनता है। यस। नर्व्स की कोई दवाई दे रहा है तो मोरलेस टॉनिक देते हैं वो लोग, उसके लिए कोई बहुत ऐसे उसमें कुछ ऐसे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। तो हमें मेडिसिन बंद करनी भी नहीं पड़ती, हम लोग तो अपने सिस्टम को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऐड कर देते हैं कि जी आप जो कर रहे हो आप करते रहो, अपना दवाइयाँ खा रहे हो खाते रहो, आप तेल लगा रहे हो लगाते रहो, आप उस पर झटका देने के अलावा दबाने के अलावा जो मर्जी कर रहे हो आप करते रहो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ ये चीज़ अपनी ऐड कर दीजिए। सो वी जस्ट बिकम अनदर हेल्पिंग फोर्स फॉर द रिकवरी। ओके। और रिजल्ट्स अपने आप जब 2 दिन में देखते हैं, 5 दिन में देखते हैं, पेशेंट बोलते हैं यार दवाई की जरूरत ही खत्म हो गई। राइट। सो अपने आप हो जाता है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, तो हम हर सिस्टम के साथ अलाइन होकर चल सकते हैं। चाहे कोई आयुर्वेदिक ले रहा हो हम उसके साथ भी बैठ सकते हैं, कोई एलोपैथिक ले रहा हो हम उसके साथ भी चल सकते हैं। तो ये सिस्टम तो बस आप ऐड करके रिजल्ट्स को क्विक कर देते हैं। डॉक्टर साहब जी, ये जब लंबर डिस्क हिलती है, जिसको स्लिप करना कह देते हैं, तो अक्सर पेशेंट को लोअर बैक पेन होता है, उसकी मूवमेंट टोटली रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। किसी किसी पेशेंट के टांगों के पीछे से नीचे तक दर्द जाता है, और किसी किसी पेशेंट को तो इवन जो नर्व्स पेशाब को और उसके स्टूल्स को कंट्रोल करती हैं, उनमें भी इफेक्ट आने लग जाता है। तो ऐसी सीवियर कंडीशन में जबकि पेशेंट को मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो चुका होता है, इस वक्त तक वो दवाइयाँ खा खा के उसके शरीर का बुरा हाल हो चुका होता है, तेजाब बन रहा होता है, क्योंकि दवाइयाँ तेजाब भी बनाती हैं, पेन किलर्स। तो ऐसे सीवियरिटी वाले पेशेंट भी आपके पास आते हैं क्या, या उनके लिए आपके पास क्या है? हमारे पास सभी तरह के लोग आते हैं, साइटिका के पेन के हों, चाहे टांगों में दर्द जा रहा है, या फिर सीवियर पेशेंट्स हैं, आते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि हमें कौन सा केस नहीं लेना है। अगर यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, हमारा केस नहीं है, आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको भेजेंगे ही आपको आगे। आपका स्टूल पे कंट्रोल नहीं है, हमारा केस नहीं है। फुट ड्रॉप हो चुका है, टांग मतलब पाँव आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, आप ड्रैग कर रहे हैं, फुट ड्रॉप है, विल नॉट आस्क यू कि आप हमारे पास 15 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, आप चले जाओ, फिलहाल सर्जरी के लिए सोचना है सोच लीजिए। उससे पहले थे सारे केस, कमर में दर्द है, टांगों में आ रहा है, कोई बात नहीं, साइटिका का पेन है, वो ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज यूरिन पे और स्टूल पे कंट्रोल बना हुआ है, हम लोगों को केस लेने का ले लेते हैं, बोले सारे केसेस। एक बार पेशेंट आपके पास आपकी टेक्निक्स, आप उनको आपकी टेक्निक्स के बाद जब भी वो ठीक महसूस करता है या सोचता है कि आप भी उसके कह देते हो कि अब ठीक हो गए हो, आप थेरेपी कंप्लीट हो गई है, तो क्या ये सारी उम्र के लिए है, फॉर होल ऑफ हिज लाइफ, या ऐसा है कि एक बार ठीक हो गया तो फिर से प्रॉब्लम आ सकती है? हमारे पास ना एक केस है, माता जी आती हैं, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, आएंगी, अपना एक्सरसाइज करी, ठीक हो गई, 6 महीने बाद दोबारा आई, बोले डॉक्टर साहब मेरे को ना दोबारा से गर्दन में दर्द आ गया, तब तो आपने ठीक कर दिया, दोबारा क्यों हो गया? वो ना लेट के सारा दिन टीवी देखती थी, इसलिए उनको दर्द होता था। आई, उनको हमने बताया माता जी आप लेट के ना टीवी ना देखना, थोड़ी देर इतनी देर ऐसे एंगल में ये पिलो लगा के देख लेना। बोले नहीं बेटा, मजा तो ना उसी तरह लेट के देखने में आता है, तो उससे गर्दन पे जोर पड़ता है। वो फिर आती है 6 महीने के बाद ट्रीटमेंट कराने, फिर 5 दिन कराती है, ठीक हो जाती है। अब ऐसे केसेस में जहां आप मतलब गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही हो, तो या तो पेन दोबारा आएगा, या फिर जो आपको सिखाया था वो कर लेना, मतलब रिवर्स कर लो उसको। हाँ, आपको जो जो हमने टेक्निक सिखाई है, आप उनको, आपको पता है आप डेली लेट के टीवी देखते हो, आप डेली अपना कंप्यूटर से बैठ के काम करते हो, आप का डेस्क वर्क ज्यादा है, या आप सर्जरी करते हो, रोज सर्जरी करनी है, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स हैं, ऑड पोस्चर्स में। करेक्ट। सो वो पेन 10 साल भी दोबारा नहीं आएगा अगर आप हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा भी अपने शरीर पे लगा लोगे। आप हफ्ते में, आपसे अगर मैं 1 घंटा मांग लूं तो बहुत ज्यादा समय मांगा क्या? अपने लिए करना है। एवरेज देखिए ना, दिन की आपकी 10 मिनट की एवरेज नहीं आती, डेली 10 मिनट लगा लो तो भी चल जाएगा, हफ्ते के आखिरी में 1 घंटा लगा लो तो भी चल जाएगा। तो इतना तो लगाओ, 24 घंटे में से 23 घंटे आपके, मैं तो एक घंटा भी नहीं, मैं तो 10 ही मिनट मांग रहा हूँ, 24 घंटे में से 23 घंटा 50 मिनट आपके,
10 मिनट तो उस शरीर को दो जिसको आपने अब्यूज करा है, ओवर यूज करा है, मिस यूज करा है, उसको रिकवरी के लिए 10 मिनट नहीं दोगे। अब बोलोगे नहीं मैं तो ये काम करता रहूंगा। और अच्छा, और लोग ना बड़े इंटरेस्टिंग काम करते हैं। सर देखो कमर का दर्द तो आया, हम लोग ने ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू कर दिया, हम लोग जिम चले गए एक्सरसाइज करने के लिए, तो हमने तो फिटनेस रिजीम में ही चले जाए इसलिए सोच लिया, तो हम तो जिम जाके ट्रेडमिल पे दौड़ने लगे। वो कमर और खराब हो जाती है उससे। सो आपको जो बता रहे हैं उतना जरूर कर लीजिए। उसके अलावा आपको लगता है अपनी फिटनेस एक्टिविटी में कुछ ऐड करना चाहते हैं, एक बार बात कर लीजिए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सो लाइफ में दोबारा कभी दिक्कत नहीं आती। और वैसे अब ये क्योंकि मुद्दा निकला तो बता दूं, ट्रेडमिल पे दौड़ने से, क्रॉस ट्रेनर करने से और बिना पीठ वाली साइकिलिंग करने से घुटने और कमर पे जोर आता है। तो वो चीज अगर आप फिटनेस के नाम पे कर रहे हैं कि उससे घुटना और कमर ठीक हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएगा, नहीं। उससे थोड़ी देर के लिए बॉडी हीटअप हो जाएगी, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में दोनों जॉइंट्स, नी का भी और लोअर बैक का भी, दोनों में आर्थराइटिस आने का पूरा चांस है। सो बचना चाहिए उन चीज़ों से। ये प्रश्न एक्चुअली जो मैंने पूछा फिर से तो नहीं आएगा, या ये मुझे मेरे अपने प्रोफेशन में से निकला है। हाँ, मैं समझ उसमें गया ये बात। है हाँ। कि मरीज आते हैं, उनको लूज मोशंस हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया है, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग है, वो ट्रीटमेंट करा के ठीक तो हो जाते हैं। जब भी जो भी उनका ट्रीटमेंट बनता है वो देने के बाद उनका प्रश्न ये होता है ये फिर से तो नहीं होगा। तो मेरा आंसर ये होता है कि अगर आप नाली के पास खड़े बंदे से गोलगप्पे नहीं खाओगे गर्मी के महीने में तो नहीं होगा। वो तो उनको खाने हैं लेकिन लूज मोशन नहीं चाहिए। हाँ, सो जो लाइफस्टाइल के रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पे दे दूं। साइटिका का केस है। साइटिका की 6 अलग अलग टाइप्स होती है, उसमें से एक पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है जिसमें पेन जो है पर्टिकुलरली हिप के सेंटर से स्टार्ट होता है। ठीक। ये पेन नॉर्मली उन लोगों को आता है या तो जो ज्यादा देर चौकड़ी मार के बैठते हैं, या जो गाड़ी चलाते हुए अपने पाँव को टेढ़ा रखते हैं, राइट वाले पाँव को पर्टिकुलरली, या फिर जो लोग राइट साइड को ओवर यूज कर रहे हैं, राइट लेग को किसी भी एक्टिविटी में। जैसे कोई टेलरिंग का काम करता है तो राइट पाँव ओवर यूज हो जाता है बहुत बार, उस तरह कोई एक्टिविटी करता है तो इसलिए। और इस तरह के जो आपके ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स हैं, आप करते ही हो सारा दिन वो, तो जब तक आप उस पोस्चर को ठीक नहीं करेंगे, आप गाड़ी चलाते वक्त पाँव सीधा नहीं रखेंगे, आप अपना ऑल्टरनेटिवली स्टिचिंग का अगर आप काम करते हैं, पैरों को बदलते नहीं रहेंगे, तो वो मसल बार बार यूज होती रहेगी, अब्यूज हो जाएगी ओवर यूज होने के बाद में। तो वो पेन दोबारा आने का चांस है, पर ठीक तो फिर हो जाएगा। आ भी गया तो ठीक हो जाएगा, आए नहीं, लाइफस्टाइल को सेट करना कुछ तो पड़ेगा आपको। और वो बेसिक है, हम कोई बड़े रेडिकल चेंजेस नहीं बता रहे हैं। राइट। तो डॉक्टर साहब मैं आपको अब मरीज की तरफ से तो प्रश्न हो गए हैं, अब मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूँ कि एक समय था जब मेरे लिए चलना भी मना हो गया था, सर्जरी करना मना हो गया था, बेड रेस्ट एडवाइस हो गया था, प्रोफेशनल लाइफ मुझे बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि यार अब इतनी मेहनत से सर्जन बना हूँ, सर्जरी कर नहीं पाऊंगा, और अपनी सर्जरी भी हो जाएगी अगर, और मेरी भी सर्जरी कोई ना कोई कर देगा। और आज की हालत ये है कि मैं रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ, मतलब फॉरवर्ड बेंड करते हैं, फॉरवर्ड बेंड करता हूँ, बैकवर्ड बेंड करता हूँ, अपनी लॉन्ग सर्जरीज करता हूँ। मुझे बेसिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने से मना कर दिया गया था, मैं एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो in the end I must say that I am thankful to your MY techniques. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हमारे कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा सकें, ताकि लोग नेचुरल तरीके से बॉडी की हीलिंग कर सकें, और कभी भी लाइफ में अगर ऐसा चैलेंज आए तो उनको कहीं जाना नहीं पड़े, उनका अपने आप हीलिंग टेक्निक्स भी हों कि खुद को कैसे ठीक करना है।